गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 से डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये हम लोगों का एमपीसेट 2022 वाला क्वेश्चन पेपर है ना, जो हम अभी तक कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे डिस्कस करते हैं। So the cyclic nature of the Earth history was propounded for the first time by, जो साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री है उसको सबसे पहले किसने दिया था? तो साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री है, उसका जो आइडिया है वो उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखें, तो जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूअसली ऑपरेट हो रही हैं थ्रूआउट जियोलॉजिकल टाइम है। जो ये प्रोसेस के जो भी जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो ऑपरेट हो रही हैं कंटिन्यूअसली थ्रू टाइम एंड रिपीटेडली। जो अर्थ का शेप है उसको रीसेप करी, जो एक्सटर्नल उसकी शेप है उसे रीसेप कर रही हैं अर्थ सरफेस को। जैसे माउंटेन्स अपलिफ्ट हो रहे हैं, फिर रोड हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन डिपॉजिट हो रहा है, फिर रॉक लिथिफाइड हो रही हैं, और जब रॉक एक्यूमुलेट होती जा रही हैं किसी जगह पे तो अगेन उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, फिर साइकिल ये कंटिन्यू हो रही है। सो ये जो साइकिल है ये फर्स्ट क्लियरली रिकॉग्नाइज किया था जेम्स हटन ने, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। जेम्स हटन ने क्या प्रपोज किया था? द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। जो उनका ये था, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, वो हमारा साइक्लिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। ओके, अब जब हम जो स्टडी करते हैं यूनिफॉर्मिटेरिज्म को, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं या क्या क्या समझते हैं कि हटन ने किस तरीके से उसको बताया है? तो जो रॉक है, रॉक सबसे पहले फॉर्म हुई, उसके बाद उसका अपलिफ्टमेंट हुआ। सो रॉक्स आर फॉर्म एंड दे आर अपलिफ्टेड। उसके बाद उनका इरोजन हुआ जिसकी वजह से वो डाउन गई, तो इरोजन वियर्स देम डाउन। फिर उसके बाद में सेडिमेंट जो थे वो डिपॉजिट हो गए अगेन, सो सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड अगेन। फिर उसके बाद में न्यू रॉक्स फिर से फॉर्म हो गई, सो न्यू रॉक्स आर फॉर्म एंड फिर से इसी तरह से प्रोसेस रिपीट हो गई। सो किस तरीके से हुई? पहले तो अर्थ फॉर्म, रॉक फॉर्म हुई, रॉक फॉर्म होने के बाद अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट का इरोजन हुआ, इरोजन के बाद में सेडिमेंटेशन हुआ, तो फिर से डिपोजिशन हुआ, और जैसे ही डिपोजिशन हुआ तो न्यू रॉक फॉर्म हुई, न्यू रॉक फॉर्म हुई तो फिर से वही साइकिल रिपीट हो गई। इसको बोलते हैं साइक्लिक नेचर। तो अर्थ की जो हिस्ट्री है वो साइक्लिक है रेदर देन वन टाइम इवेंट। तो इनका जो फेमस स्टेटमेंट था वो था, नो वेस्टेज ऑफ अ बिगनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। No vestige of a beginning, तो ये इनका फेमस स्टेटमेंट था जो रिफ्लेक्ट करता है आइडिया ऑफ कंटिन्यूअस जियोलॉजिकल साइकिल्स का। अब अगर हम अदर ऑप्शंस देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 है WM डेविस। तो जो विलियम मॉरिस डेविस थे, इन्होंने क्या प्रपोज किया था? जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, ओके, जो कि कैसा था? यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज लैंडस्केप, इस तरीके से इन्होंने किया था। और ये कंसर्न किसके था? विद द लैंड फॉर्म एवोल्यूशन, और काफ़ी लेट भी आया हटन सर के बाद में। सो ये फर्स्ट प्रपोज साइकिलिक अर्थ हिस्ट्री नहीं थी, और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है जेम्स हटन और WM डेविस में, क्योंकि इन्होंने भी साइकिल दिया और इन्होंने भी साइकिल दिया, पर जो जेम्स हटन थे उन्होंने साइकिलिक नेचर दिया अर्थ का, और इन्होंने साइकिल दी इरोजन साइकिल। ओके, तो ये हो गया। अब जो वेदर प्रैंक है नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था डेविस के मॉडल को और प्रपोज किया था अपना एक डिफरेंट मॉडल।
फॉर स्लोप एवोल्यूशन। हॉगबर्ग भी जियोमॉर्फोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। इन्होंने क्लाइमेट साइकिल दिया। इन्होंने क्लाइमेट साइकिल को दिया। और फिर है ऑप्शन हमारा जेम्स हटर, ये थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, प्रपोज्ड यूनिफॉर्मिटेरिज्म, रिकॉग्नाइज्ड कॉन्टिन्यूअस साइकिल ऑफ इरोजन, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन एंड अपलिफ्टमेंट, एंड फर्स्ट टू एस्टेब्लिश साइक्लिक अर्थ प्रोसेस। ओके, सो साइकिल ऑफ इरोजन W.M. डेविस, स्लोप रिप्लेसमेंट, पार्शियल रिट्रीट, वेल्दर पेंक, साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, जेम्स हटन। ओके, सो आई होप ये वाला भी हम लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The method of gravitative transfer of mantle rock in which slow flowing from higher to lower ground of mass of soil or earth saturated with water occurs called as। तो जो ऐसी मिट्टी जो कि जिसमें पानी फिल हो रखा है, जो वाटर से हमारी फिल हो रखी है और वो धीमे धीमे ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक। और इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें ग्रेविटी का भी फ़र्क पड़ रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की ओर आ रही है, लोअर ग्राउंड में आ जा रही है। तो ऐसे जो वाटर सैचुरेटेड सॉइल है उसका ग्रेविटी की वजह से नीचे आने का मूवमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन किससे, हमारा मास वास्टिंग या फिर जो मास मूवमेंट होता है जियोमॉर्फोलॉजी का, उससे है। अब की वर्ड्स इस क्वेश्चन में क्या क्या है कि जो इसका फ्लो होगा वो कैसा होगा, स्लो फ्लोइंग है। और सॉइल है जो वो कैसी है, सैचुरेटेड है विथ वाटर। और मूवमेंट कैसे हो रहा है, हायर टू लोअर ग्राउंड। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन के कीवर्ड। अब इनकी वजह से हमें देखना है कि क्या होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सोलिफ्रक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, तो इसमें जो सोलम है, इसका मतलब होता है सॉइल, एंड फ्लूइड का मतलब होता है टू फ्लो। ओके, सॉलिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, सॉइल फ्लो। अब जो स्लो होता है वो डाउन स्लोप मूवमेंट होता है वाटर सैचुरेटेड सॉइल का अंडर द ग्रेविटी सॉलिफिकेशन में। तो ये कॉमन कहाँ पर होता है, पेरिग्लेशियल रीजन में, टुंड्रा इन्वायरमेंट में, और ऐसे एरिया में जो कि अंडरलाइन करते हैं बाय द फ्रोजन ग्राउंड, जैसे परमाफ्रॉस्ट रीजन है उनमें। सो ड्यूरिंग द समर क्या होगा, जो सरफेस सॉइल है वो हमारी वहाँ पर जो वाटर है या जो आइस सीट थी वो क्या हुई, मेल्ट हुई, जिसकी वजह से उसको वाटर मिला। और जो अंडरलाइंग सेल थी वो कैसी रह गई, रिमेन्स रह गई फ्रोजन स्टेट में या फिर इम्परमेबल स्टेट में। बट जो अपर सरफेस थी, अपर सरफेस में क्या हुआ, वाटर जो लूज हुआ था इन द फॉर्म लिक्विड, जो हमारी आइस ट्रांसफ़र हो गई, वो क्या करेगी, ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर वाटर मिला देगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अपर सरफेस पे तो रहेगा, बट जो उसका ये कोई स्लोप है तो ये जो अपर सरफेस है यहाँ पे तो वाटर सैचुरेटेड हो गई, बट जो ये नीचे लोअर सरफेस है इस पर वाटर सैचुरेटेड नहीं है, तो ये इम्परमिएबल हो गया, ये परमेबल रह गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्लोली जो अपर सरफेस है वो डाउन स्लोप मूवमेंट करने लग गई। ओके, तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले स्नो मेल्ट होगा, मान लो, और भी प्रोसेस से हो सकता है अपर सरफेस, बट हम स्नो को ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। स्नो मेल्ट होगा तो वाटर एक्यूमुलेट होगा, वाटर एक्यूमुलेट कहाँ होगा, जो इसकी अपर सॉइल है। अब जैसे ही वाटर एक्यूमुलेट हो गया तो फ्रोजन ग्राउंड जो नीचे है वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ड्रेनेज को, फ्रोजन ग्राउंड प्रिवेंट ड्रेनेज। अगर ड्रेनेज में नहीं जाने देगा तो जो सैचुरेटेड सॉइल है वो क्या करेगी, डाउन स्लोप मूव करेगी। सैचुरेटेड सॉइल स्लोली pushes downhill। सो ये क्या होगा, स्लो होगा और विस्कस मूवमेंट होगा। स्लो एंड विस्कस मूवमेंट कॉल्ड सोलिफिकेशन।
अब हम अगर अदर ऑप्शन देखें तो मड फ्लो क्या होता है, इसमें रैपिड टू मॉडरेट फ्लो होता है और कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। सिर्फ गीला नहीं होता है इसमें, जैसे हुआ कि थोड़ा सा वाटर सेचुरेट हो गया, इसमें सिर्फ सेचुरेशन नहीं होता है बल्कि बहुत ज़्यादा वाटर होता है। ये कब होता है, जब आफ्टर हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उस टाइम पे मड जो होती है वो आ जाती है। तो मड फ्लो में कैसा होगा, जो मूवमेंट है वो फास्ट होगा, कॉमन होगा आफ्टर इंटेंस रेनफॉल और सडन फ्लो होगा इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है स्लम्पिंग। स्लम्प क्या करता है, मूवमेंट होता है अलोंग कर्व्ड रोटेशन, कर्व्ड रोटेशन सरफेस के साथ। तो ऐसा ब्लॉक मटेरियल होगा जो कि ऐसा सरफेस बना है, जब भी वो होगा तो ऐसे कर्व्ड की तरह का फॉर्म लेगा। वो ब्लॉक मूवमेंट करेगा रोटेट होते हुए कर्व की तरह डाउन हिल में। करेक्टरिस्टिक क्या हो, रोटेशनल मूवमेंट होगा, स्लो मूवमेंट नहीं होता है सैचुरेटेड सॉइल का, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है, ब्रॉड टर्म होता है जिसमें रैपिड डाउन स्लोप मूवमेंट होता है। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं जैसे रॉक स्लाइड, डेब्रिस स्लाइड, अर्थ स्लाइड, रॉक स्लाइड, डेब्रिस स्लाइड, अर्थ स्लाइड, तो ये काफ़ी सारे टाइप हो गए। सो अगर हम देखें, अच्छा एक काम करते हैं, इसका कंपैरिजन का डायग्राम हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। सो आप लोग उससे देख लीजिएगा ये कंपैरिजन के लिए, क्योंकि इस पे बनाएंगे तो जगह नहीं है, कि किस तरीके से जो प्रोसेसेस हैं, जो सॉलिडिफिकेशन, सॉइल क्रीप, मड फ्लो, स्लम्प और स्लाइड, जो लैंडस्लाइड के प्रोसेस हैं, वो किस तरीके से स्पीड, वाटर और जो टिपिकल उनका इन्वायरमेंट है उनको शो करता है। ओके, अब क्वेश्चन एक तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्लो डाउन स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर लॉग सॉइल इन अ परमाफ्रॉस्ट रीजन, तो ये प्रोसेस क्या होगी, तो वो होगी सॉलिडिफिकेशन। और जो रैपिड फ्लो है वाटर सेचुरेटेड सॉइल का या डेब्रीज का, वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा मड फ्लो। ओके, सो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बॉस्चनगन है, ये इट इज डिफाइंड एज, ये क्या है, सडन एंड ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन ड्यू टू आइदर क्लाइमेटिक चेंज और वॉल्केनिक एक्टिविटी, द अपर मोस्ट सेगमेंट ऑफ स्टीप स्लोप ऑफ रिज, टाइप ऑफ लैंड सरफेस विच इज कन्वर्टेड इनटू फीचरलेस लैंड मास, लोअर सेगमेंट ऑफ वैली साइड। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, जो ये टिपिकल इस चीज़ का क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो हमारा ओल्ड टेक्स्ट और जो न्यू टेक्स्ट है उस पर काफ़ी क्लासेस होते हैं, और जो ओल्ड बुक्स का टेस्ट है उससे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, जो बॉस्टनियन है ये हमारा रेफर करता है स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म एवोल्यूशन को, जिसमें क्या होगा, प्रोलॉन्ग डेनुडेशन होता है एंड इरोजन होता है जो रिड्यूस करता है रिलीफ को। प्रोलॉन्ग डेनुडेशन एंड इरोजन, जो कि रिड्यूस कर रहा है रिलीफ को, जो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो रहा है, ये किस में हो रहा था, इनटू नियरली फीचरलेस सरफेस और लो रिलीफ लैंडफॉर्म। सो ये फीचरलेस सेगमेंट में जा रहा है। अब ओके, तो एक तो इसकी ये डेफिनेशन होती है, बट जो एग्ज़ाम है हमें क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में एक बार एक एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन को सही माना जाता है तो वो रिपीटेडली उसको सही मानती है MPPSC या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम होता है, तो उसमें इसको अलग तरीके से बताया गया। अब जो ये टर्म है ये किसने दिया था, वॉल्टर पैंक ने भी दिया है अपनी एक टर्मोलॉजी में, जिसमें इन्होंने अलग तरीके से इनको मोडिफाई किया है, जिसमें इन्होंने इसको लोअर सेगमेंट माना है किसी वैली साइड का। बट क्योंकि हमें एग्ज़ाम के लिए देखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके आंसर किया उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सो ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक जियोमॉर्फोलॉजिकल जो टर्म है, क्योंकि इसके जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, एग्ज़ाम सोर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया है। सो अगर हम ऑफिशियल आंसर की को फॉलो करें तो ये बोलती है कि ये है अपर मोस्ट सेगमेंट ऑफ स्टीप स्लोप ऑफ रिज। ओके, तो ये सबसे अपर मोस्ट सेगमेंट है किसी भी रिज का जो कि स्लोपिंग रिज है। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट
वाजिक गॉयन्स गॉयन्स क्या होते हैं या ग्योट्स क्या होते हैं? सो सबसे पहले हम समझते हैं ग्योट्स ये, और क्या इनका नाम होता है? टेबल माउंट। टेबल माउंट भी बोलते हैं इनको। ये क्या है? सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं विद अ फ्लैट टॉप। तो यही इसमें दिया, फ्लैट टॉप वॉल्केनिक हिल्स सबमर्ज्ड अंडर ओशियन वाटर। अब जो इसका कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो हैरी हार्मंड हेस, जिनको हम कॉमनली हैरी हेस बोलते हैं, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब जो गायन्स है वो फॉर्म कैसे होते हैं? सो सबसे पहले तो अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन होगा। उसके बाद जो वॉल्केनिक आइसलैंड है वो फॉर्म होगा, वॉल्केनिक आइसलैंड फॉर्म होगा। जब वॉल्केनिक आइसलैंड फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद में जो वेव्स हैं वो इरोजन करना शुरू करेंगी। सो वेव इरोड करेंगी, जो टॉप होगा आइसलैंड का, और एक फ्लैट सरफेस को वहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगी। और उसके बाद में क्या होगा? सब्सिडेंस होगा। सब्सिडेंस, सब्सिडेंस में क्या हो सकता है? जो ओशनिक क्रस्ट है वो कूल होकर के सिंक कर सकती है, जिसकी वजह से जो वॉल्केनिक आइसलैंड है वो और भी बिलो सी लेवल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जो गॉयन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो गॉयन्स क्या है? फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स है, जिनको हम गॉयन्स बोलते हैं। हमने इनका जो फॉर्मेशन सीक्वेंस है वो भी देख लिया। इसका की फीचर होगा कि वॉल्केनिक रीजन का होगा, फ्लैट टॉप होगा, सबमर्ज होगा बीनीथ द सी लेवल। नेक्स्ट देखते हैं। सो जो लॉन्ग नैरो एंड वेरी डीप वैली एंड ट्रेंचेस दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, तो ये किसको बताता है? ओशियनिक ट्रेंचेस को। ओशियनिक ट्रेंचेस जैसे मैरियाना ट्रेंच, पेरूचिली ट्रेंच, एंड फिर है कोनिकल वॉल्केनिक हिल्स सबमर्ज्ड अंडर ओशियन वाटर। तो जब फ्लैट टॉप नहीं होता है, कोनिकल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सी माउंट। सी माउंट गॉयन्स नहीं बोलते हैं। सी माउंट और गॉयन्स में मेनली डिफरेंस ही यही होता है कि जो सी माउंट है वो कॉनिकल टॉप होता है और गॉयन्स में फ्लैट टॉप होता है। दोनों ही वॉल्केनिक होते हैं। सी माउंट वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं और जो गॉयन्स है वो इरोडेड वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। जो सी माउंट है वो यूजुअली क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं, सिग्निफिकेंटली इरोडेड नहीं हुए होते, और ये इरोडेड हो चुके होते हैं सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन अबव सी लेवल। तो ये मेजरमेंट से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल सकता है? दो क्वेश्चन और बना सकता है, जैसे सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स विद कॉनिकल पीक, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, और फ्लैट टॉप वाला बन ही गया। सो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? कोयोट्स को जैसे कोई टेबल रखी हुई हो अंडर द सी, उसी तरीके से मान लो कोई बहुत लार्ज साइज की टेबल रखी है, तो टेबल कैसे होगा? इसमें टेबल माउंट दिया भी है, तो एक माउंटेन है जो टेबल के शेप का है, उसको हम गोयोट्स बोलेंगे। ओके, सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड डस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, डायमंड डस्ट किसको बोलते हैं? सो जो डायमंड डस्ट है ये क्या है? मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है एक तरीके का, जिसमें जो टाइनी आइस क्रिस्टल हैं जो सस्पेंडेड है एयर, टाइनी आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन एयर। तो इनमें क्या होता है? जैसे ही इनकी वजह से ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। जैसे ही जो सनलाइट है वो इन माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल पे पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? स्पार्कल करने लगते हैं जैसे डायमंड हो, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है डायमंड डस्ट। छोटी छोटी सी आइस क्रिस्टल है, उनमें जैसे ही वाटर पड़ेगा तो क्या होगा? वो स्पार्कल शो करेंगे, जैसे डायमंड शो करता है उसी तरीके से, और वो हम बोलते हैं उसको डायमंड डस्ट। अब ये कॉमनली कहाँ पे होगा? आइस क्रिस्टल कहाँ बनेंगे? जहाँ आइस होगी सबसे पहले, तो ये कहाँ पर बनेगा? पोलर रीजन, आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया, एक्सट्रीमली कोल्ड कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स जो है, कॉम और क्लियर विंटर कंडीशन होनी चाहिए, और टेम्परेचर है जो यूजुअली बिलो होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट से लगभग -30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इसको आइस फॉग क्यों कह रहे हैं? सो जो ऑर्डिनरी फॉग होती है उसमें क्या होती है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होती हैं,
जो ऑर्डिनरी फॉग है उस पे। और जो डायमंड डस्ट है उसमें टाइनी आइस क्रिस्टल होते हैं जो कि एयर पे फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये भी फ्लोट करते हैं तो फॉग हुआ, और आइस से बने इसलिए आइस फॉग हो गया, और डायमंड की तरह स्पार्कल कर रहे हैं इसलिए ये डायमंड डस्ट हो गए। सो इनका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, तो एयर जो होगी वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगी, उसके बाद में जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली चेंज होगी इनटू आइस क्रिस्टल में, सब्लिमेशन या डिपोजिशन जिस भी प्रोसेस से हो सकती है। फिर टाइनी जो क्रिस्टल है वो रिमेन्स होंगे सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फियर, और जैसे ही सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी सो वो रिफ्लेक्ट होगी इनके थ्रू, और जब एयर रिफ्लेक्ट होगी तो वो स्पार्कल करेगी डायमंड की तरह, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायमंड डस्ट। अदर ऑप्शन हम अगर देखें सो एरोसॉल। एरोसॉल क्या है, कोई भी ऐसा सस्पेंशन में सॉलिड और लिक्विड होता है पार्टिकल जो गैस के है उसको हम बोलते हैं एरोसॉल। So an aerosol is any suspension of solid or liquid particle in a gas. Example smoke, dust, sea salt particles हो जाते हैं। डायमंड डस्ट स्पेसिफिक है वो नहीं है। वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल ऑप्शन दिया है तो ये मिसलीडिंग है, ताकि हम जो आइस क्रिस्टल है उनको हम डस्ट क्रिस्टल से, डस्ट के जो पार्टिकल है उनसे कंफ्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया आइस क्रिस्टल जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डायमंड डस्ट इसेंशियली फॉग लाइक सस्पेंशन होता है ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल का। नेक्स्ट है कॉस्मिक डस्ट। कॉस्मिक डस्ट भी किसको रिप्रेस करता है, जो पार्टिकल है आउटर स्पेस में उनको, तो वो अनरिलेटेड है हमारे लिए। सो फॉग क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है। अगर हम कुछ ये देखें जो एग्जाम ओरिएंटेड कंपेरिजन देखें अगर, तो जो फॉग होता है वो क्या होता है, फॉग हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता है। मिस्ट क्या है, मिस्ट भी हमारा लार्जर वाटर ड्रॉपलेट है। डायमंड डस्ट देख लिया आइस क्रिस्टल होता है। एरोसॉल क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड है। कॉस्मिक डस्ट क्या है, स्पेस पार्टिकल है। सो आई होप अभी क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following includes the analysis of dominant patterns of atmospheric circulation? Okay. तो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है कि एनालिसिस ऑफ डोमिनेंट पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। सो डोमिनेंट पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ये हमारा कीवर्ड हो गया। तो जो सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी होती है वो स्टडी करती है क्लाइमेट का बाय एग्जामिंग या फिर जो रिकरिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न होता है एंड वेदर टाइप, प्रेशर सिस्टम, एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन ओवर लार्ज एरिया। बट ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, किसको एग्जामिन करके होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसको। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिनॉप्टिक। अब ये आइडेंटिफाई किसको करता है, डोमिनेंट सर्कुलेशन रिजीम को करता है, रिपीटेड वाटर पैटर्न को, रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलेशन एंड क्लाइमेट। तो ये पूरा का पूरा जो सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी है ये हमारी रोटेट हो रही होती है अराउंड द सर्कुलेशन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा सर्कुलेशन। अब जो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी होती है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी किससे डील करती है, तो ये डील करती है प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लाइमेटिक नॉलेज। प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लाइमेटिक नॉलेज जैसे एग्रीकल्चर प्लानिंग में, अर्बन क्लाइमेट स्टडीज़ में, एविएशन मेट्रोलॉजी में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, इन सब में जो हम क्लाइमेटोलॉजी का यूज करते हैं वो होती है हमारी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। ओके, और ये यूज किस में होती है, इंफॉर्मेशन को प्राइमरली एनालाइज करती है बाय द एटमॉस्फेयर, और फिर उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसको बताती है। बट ये प्राइमरली जो सर्कुलेशन है उस पर बेस्ड नहीं होती है, बाकी चीज़ों पे भी बेस्ड होती है। जनरल क्लाइमेटोलॉजी क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी को बताती है।
ओके, तो एक तरीके से ये इंट्रो देती है जनरल क्लाइमेटोलॉजी हमें हर चीज़ का। हीट बजट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं अंडर द जनरल क्लाइमेटोलॉजी। सो ये क्या करता है, डिस्कस करता है यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेशन पैटर्न है, बट वो डोमिनेंट नहीं होता है, वो एक डोमेन है जो वो सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी का है। ओके, और यही एक ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। नेक्स्ट है रीजनल क्लाइमेटोलॉजी। रीजनल क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या है कि क्लाइमेटोलॉजी किसी एक एरिया पे, कोई एक रीजन पे फोकस हो, एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में बताए। जैसे हम बोले मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो हम सिर्फ इंडिया का मानसून क्लाइमेट बता रहे हैं, तो हम एक रीजन के अंदर बाउंड हो गए। ओके, सो इस तरीके से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे। सिनॉप्टिक क्लाइमेटोलॉजी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हम क्लाइमेटोलॉजी स्टडी करते हैं एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, प्रेशर सिस्टम, वेदर मैप, डोमिनेंट एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स, इन सबको। सो एक बार अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करें, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। सो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में क्या होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट। जनरल क्लाइमेटोलॉजी में बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक जो क्लाइमेटिक प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल। रीजनल क्लाइमेट ऑफ स्पेसिफिक रीजन। सिनॉप्टिक एनालिसिस ऑफ सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ वेदर सिस्टम। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन ना CSIR में भी आई थिंक आया हुआ है कभी ना कभी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग is formed when cold front overtake warm front and warm air is completely displaced from the ground surface। इसका जो करेक्ट है ना, इस पे completely displaced, ये इसका है। अब जो फ्रंट होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जो इसका कोर कंसेप्ट है वो किससे, क्लासिक फ्रंट एंड साइक्लोन से क्वेश्चन आया हुआ है। अब फ्रेज क्या है, कोल्ड फ्रंट ओवरटेक, तो हमें कोल्ड फ्रंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, कोल्ड फ्रंट क्या होता है। सो टेक्स्ट बुक इसको क्या डिफाइन करती है, जब कोल्ड फ्रंट ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को और जो ग्राउंड है उससे कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। बट सबसे पहले हम वार्म फ्रंट क्या होता है वो देखें। तो जब वार्म एयर मास एडवांस करती है ओवर कोल्डर एयर मास, जो वार्म एयर है वो जाए कोल्ड में, कोल्ड को एडवांस करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म फ्रंट। और जब जो कोल्ड मास है, कोल्ड एयर मास है, वो वार्म को ओवरटेक करे, वार्म एयर मास को, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। सो कोल्ड फ्रंट क्या है, डेंसर होता है, हैवियर होता है, इसकी वजह से ये रैपिडली मूव करता है। अब स्टेज 3 होगी इसकी ओवरटेकिंग, तो इवेंचुअली क्या होगा, जो कोल्ड फ्रंट है वो कैच करेगा वार्म फ्रंट को, और वार्म जो एयर है वो कम्प्लीटली फोर्स हो जाएगी अपवर्ड ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ सरफेस के आसपास का एरिया, वहाँ पे सिर्फ कौन सी कोल्ड एयर बचेगी, और ग्राउंड पे वार्म एयर बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी कंडीशन को हमने बोला ऑक्लूडेड फ्रंट। जब एक कोल्ड एयर हमारी वार्म एयर को कम्प्लीटली इन्वायरमेंट में जो ग्राउंड सरफेस है उससे रिप्लेस्ड कर देती है, तो वो हमारा होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ओके, सो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ कोल्ड फ्रंट ओवरटेक अ वार्म फ्रंट। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखें कैसे ये बन रहा है, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अ कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स अ वार्म फ्रंट देन उसके बाद क्या होगा, वार्म एयर जो है वो लिफ्ट कर जाएगी ऑफ द ग्राउंड। सो वार्म एयर is lifted off the ground। फिर जो कोल्ड और कूल एयर मासेस हैं वो क्या करेंगे, सरफेस पे मिलेंगे और वो सरफेस को पूरा फॉर्म कर लेंगे। सो कूल एयर मासेस मीट एट द सरफेस। और इस तरीके से जो हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट है वो बन जाएगा। ऑक्लूडेड फ्रंट मैच्योरली यूजुअली किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो मैच्योर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन के साथ में, या फिर एक्सटेंसिव जहाँ पे
मतलब कवर होगा उस पर, और या फिर वाइड स्प्रेड प्रेसिपिटेशन से। तो ये किससे एसोसिएटेड होते हैं हमारे? एक तो एसोसिएटेड होंगे हमारे मैच्योर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन से। या फिर एक्सटेंसिव कोल्ड कवर, या फिर वाइड स्प्रेड प्रेसिपिटेशन। अब अगर हम अदर ऑप्शंस देखें, सो फ्रंटल जोन। फ्रंटल जोन क्या होता है? सिंपली ट्रांजिशन रीजन होता है जो सेपरेट करता है दो एयर मासेस को। सो द ट्रांजिशन रीजन सेपरेटिंग टू एयर मासेस इज कॉल्ड फ्रंटल जोन। अब फ्रंटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फ्रंटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रंट, क्योंकि जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। तो फ्रंट का जो ओरिजिन हो रहा हो या फिर ओरिजिन हो चुका है तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस। नेक्स्ट साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस का मतलब होगा कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, क्योंकि इसमें भी जेनेसिस का मतलब वही हो गया। ऑक्लूडेड का फ्रंट का मतलब हो गया कि अ फ्रंट फॉर्म व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स अ वार्म फ्रंट एंड लिफ्ट द वार्म एयर कंप्लीटली अबव द ग्राउंड। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हु प्रपोज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल evapotranspiration फॉर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। सो पोटेंशियल evapotranspiration के बेस पे किसने दिया था? थॉर्नवाइट ने दिया था। अब जो टर्म है पोटेंशियल एवोपरेशन, ये मोस्ट क्लोजली तो एसोसिएटेड है थॉर्नवाइट के साथ में। जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, ये बिलीव करते थे कि जो क्लाइमेट है वो सोली बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, जैसे कि कोपेन ने किया था। कोपेन ने किसके बेस पे किया? जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर उसके बेस पे। उन्होंने बोला सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता है, इसमें वाटर बैलेंस को भी जगह देनी चाहिए। तो उन्होंने वाटर बैलेंस को भी कंबाइन किया और एक नया कॉन्सेप्ट निकाला पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन का। इसका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड बी एवोपरेटेड एंड ट्रांसपिरेटेड इफ सफिशिएंट वाटर वेयर अवेलेबल। सो सिंपल टर्म में जो इनका एटमॉस्फेरिक डिमांड है फॉर मॉइस्चर, उसके बेस पे इन्होंने क्लासीफाई किया। अब जो पीटीए इम्पोर्टेंट क्यों है? सो जो दो प्लेस हैं जहाँ पे वाटर रिसीव हो रहा है, सेम रेनफॉल है, इनका हम अगर एक एग्जांपल लेके समझें, आई होप डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। सो मान लो कोई से दो एरिया है, एक एरिया जो कि कूल है बट उस पर लो इवेपोरेशन हो रहा है, और एक एरिया जो हॉट होगा वहाँ पे हाई इवेपोरेशन हो रहा है। अब जो रेनफॉल है तो वो क्या होगी? डिटरमाइन नहीं कर सकती है सिर्फ क्लाइमेट को, उसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट है। तो थॉर्नवाइट ने क्या किया? मॉइस्चर इंडेक्स को यूज किया। मॉइस्चर इंडेक्स जो था P माइनस PET अपॉन PET, जिसमें P था प्रेसिपिटेशन और PET था पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन को जो किया वो किया बेस्ड ऑन रियलिस्टिक फॉर्म हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो हमारा थॉर्नवाइट का क्लासिफिकेशन था। उसके अलावा हम देखें अगर ऑप्शन है कोपेन ने क्या किया? क्लासीफाई किया क्लाइमेट को बाय यूजिंग टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेजिटेशन रिलेशनशिप, बट पोटेंशियल टेम्परेचर को नहीं किया। और जो थॉर्नवाइट है इसने क्या किया? पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन को किया, मॉइस्चर इंडेक्स और वाटर बैलेंस अप्रोच। और इनका जो क्लासिफिकेशन ये कब आया था? 1948। क्योंकि कई बार ना क्या करता है वो पूछ लेता है किसका क्लाइमेट रेंज किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले किसने दिया, फिर किसने दिया, फिर किसने दिया। इन्होंने दिया था 1948 में। मिलर किस का था? मिलर तो हमारा मेनोलॉजी में था, मिलर इंडेक्सेस वाला। टेलर ने क्या किया? इन्होंने भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सो मोस्ट कौन है हमारे? ये दो हैं इस क्वेश्चन से। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल कोपेन, और जो पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन के बेस पे वो था थॉर्नवाइट का। तो अब ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम is found in which of the following regions?
तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम्स होते हैं वो कम्प्लीटली नॉन, मतलब कॉमनली क्या नाम दिया जाता है उनको, सवाना। और ये क्या होते हैं, इनके कुछ कंप्लीट करेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे होंगे। एक तो ये हाई टेम्परेचर होना चाहिए इनमें थ्रू आउट द ईयर। सो हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर। अब इनमें डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए, वेट एंड ड्राई सीजन हो। टॉल ग्रासेस होंगे विद स्कैटर्ड ट्री, लोकेटेड होंगे विद बिटवीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट। सो ये एरिया हमें कहाँ मिलेगा, जो हमारा बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड है, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों में। यही आता है हमारा इक्वेटर और ट्रॉपिकल के बीच का एरिया। सो ये होगा। और ये कहाँ, सूडान, ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे हमें मिलता है हमारा। अब जो इक्वेटोरियल बेल्ट है अराउंड 0 to 10 डिग्री, ये रिसीव करता है हैवी रेनफॉल को, किसकी वजह से, ड्यू टू ITCZ जो सपोर्ट करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। और जैसे ही इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो रेनफॉल क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, और प्रोनाउंस ड्राई सीजन डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट थे वो ग्रासलैंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो समाना बायोम है वो मेनली लोकेटेड किस में होता है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 20 डिग्री साउथ। अगर हम अदर ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। जो बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ का एरिया है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बेल्ट। जैसे अमेजोन बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, यहाँ पे रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है फॉर हायर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के रीजन में। अब ये तो हमने देखी जाए, सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें सीजनल रेनफॉल होगा, टाल ग्रासेस होंगे, स्कैटर ट्री होंगे, वेट एंड ड्राई सीजन होगा। ऑप्शन सी बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ये बहुत बड़ा रीजन हो गया। इसमें क्या है, इक्वेटोरियल, इस रीजन ने क्या इंक्लूड कर लिया, इक्वेटोरियल को भी कर लिया, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, सवाना भी है, और ट्रांजिशन जोन को भी। ओके, अब नेक्स्ट है पोलर रीजन। पोलर रीजन में क्या होते हैं, पोलर में हमें टुंड्रा या फिर आइस कैप्स एंड पोलर डेजर्ट्स मिलते हैं। ओके, ये हो गया। तो हमारा जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है वो 0 डिग्री टू 10 डिग्री है, ट्रॉपिकल सवाना है 10 डिग्री टू 20 डिग्री है, ट्रॉपिकल डेजर्ट 20 डिग्री टू 30 डिग्री है, टेम्परेट ग्रासलैंड मिड लैटिट्यूड होता है। तो ये नदर्न एंड सदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में ये सेम ही वर्क कर रहा होता है। ओके, सो व्हेनेवर यू से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना एंड वेट एंड ड्राई सीजन, सो थिंक कि 10 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में इसमें बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल हमारा मयूरभंज उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में है। डायरेक्ट सिमलीपाल वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के, और फॉर्म करता है पार्ट ऑफ लार्जेस्ट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें डोमिनेंट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, नॉन फॉर बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, और बहुत सारी रिच बायोडाइवर्सिटी है। और इसका नाम कहाँ से आया है, इसका नाम आया है सिमुली या सिमुल। सिमुल का मतलब होता है सिल्क कॉटन, इसके ट्रीज से आया है। डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये हो गया। इसके अलावा भी अगर देखना चाहें तो कुछ आप देख सकते हैं स्टैटिक से, जैसे सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, काजीरंगा आसाम में है, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बांधवगढ़ MP में है, पन्ना MP में पन्ना टाइगर रिजर्व। ये हो गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीलियन द इन Scalatus Indian sub-region is located according to classification based on birds by Scalater। तो जो इंडियन सब रीजन है उसको स्केलेटर ने अपने क्लासिफिकेशन में किस पे बताया, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे था, बेस्ड था, ये बेस्ड था बर्ड्स के ऊपर। सो इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया 6 पार्ट्स में।
जो मेजर फॉनल रीजन है, सो मेजर फॉनल रिलीम्स या फिर रीजन्स को इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। सो इसमें देख लेते हैं कितने हैं। एक है नर्कोटिक रिलीम हो गया, सेकेंड न्यूरोट्रॉपिकल रिलीम, थर्ड अगर हम देखें, थर्ड लिखना चाहें, थर्ड है पेलियार्कटिक रिलीम, एक सेकेंड, पेलियार्कटिक रिलीम। नंबर 4 में हो गया इथियोपियन रिलीम। 5 नंबर अगर हम देखें, 5 या 6 इसको दे देते हैं, ओरिएंटल रिलीम। एंड 6 एंड लास्ट थी ऑस्ट्रेलियन रिलीम, ऑस्ट्रेलियन रिलीम। ओके, सो जो इंडियन सब रीजन है वो हमारा कौन सा था, ओरिएंटल रिलीम था। अब ओरिएंटल रिलीम में क्या क्या इंक्लूड करता है, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सदर्न चाइना, इंडोनेशिया का रीजन जो है, इसको ये हमारा बचा के रखता है अपने। और रिजीम करेक्टराइज बाई होता है रिच ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी एंड मैनी जो एडेमिक स्पीसीज हैं उनके साथ में। अदर अगर हम ऑप्शन देखें, न्यू ट्रॉपिकल रिलीम, न्यू ट्रॉपिकल किस में मिलता है, साउथ अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन में। जो नियार्कटिक रिलीम है ये नॉर्थ अमेरिका, ग्रासलैंड, नदर्न जो मैक्सिको है उसमें। अगर हम सारे का देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट आई थिंक इंडिया का ही पूछेगा, इतना पूछना नहीं चाहिए, बट अगर आप देखना चाहते हो। सो जो नैरेटिक है, नैरेटिक क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फर्स्ट वन, न्यू ट्रॉपिकल साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। जो पहले आर्कटिक है ये है यूरोप, नॉर्थ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। इथोपियन में क्या मिलता है हमें, अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा। ओरिएंटल रिलीम में इंडियन एंड साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एशिया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और उसके नियर बाई जो आइसलैंड है उनको कंटेन करके होता है। तो ओरिएंटल तो हमें याद ही होना चाहिए, बाकी भी अगर हो सके तो याद कर लीजिए, अच्छा ही होगा। नेक्स्ट, द पास सिचुएटेड एट द सदर्न एंड ऑफ मिडिल सह्याद्री इज कॉल्ड एज। मिडिल सह्याद्री से जो पास होके गुजरता है वो क्या होता है, तो सह्याद्री कह सकते हैं। सह्याद्री एक दूसरा नाम है फॉर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, और ये एक मेजर माउंटेन चेन है जो रन करती है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एंड इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, जो वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट गैप है, गैप क्या होता है, पास जो है, दो माउंटेन उनके बीच से कोई पास किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में वो कौन सा है, पाल घाट का गैप है जो हमारा, ये लोकेटेड बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, और ये लाई करता है नियर द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ये जो गैप है ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट नेचुरल कॉरिडोर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, मूवमेंट ऑफ मानसून विंड, सब के लिए। अब जो पालघाट है ये इंपॉर्टेंट क्यों, सो वेस्टर्न घाट नियरली कंटिन्यूस वेरियल है, बट जो पालघाट गैप है ये क्रिएट करता है एक मेजर ब्रेक जिसकी विड्थ कितनी है, 30 किलोमीटर है। कनेक्ट करता है प्लेन्स ऑफ तमिलनाडु को विद मलाबार कोस्ट, और इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को इन सदर्न इंडिया। सो ये स्टेट एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजियोग्राफिक गैप है पेनिनसुलर इंडिया का। अब थालघाट, थालघाट कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र। ये किसको कनेक्ट करता है, मुंबई रीजन को नासिक रीजन के साथ में। एंड फिर नेक्स्ट है बोरघाट, बोरघाट भी कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ये कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से। पालघाट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पालघाट का इंपॉर्टेंट पास गैप है नियर सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड एक्सपेक्टेड आंसर है जो हमारा इसका है। नेक्स्ट है रोहतांग पास, रोहतांग कहाँ पर लोकेटेड है, हिमालय एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सो ये हो गया हमारे कुछ, एक जैसे थाल घाट भी है, इस पर दिया थाल घाट कर लिया हम लोगों। सो ये हो गया। अब आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, इसके आगे के जो हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। सो
Thank you very much for attending this class and very best for your examination.